कन्फ्यूजन्स थे पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी करियर को लेकर के, ठीक है। लेकिन ये राइट टाइम है कि फॉर्म्स वगैरह स्कूल्स और कॉलेजेस के फॉर्म्स आने से पहले जो है डिसाइड हो जाए कि हमें करना क्या है और कौन सी स्ट्रीम उसके लिए चूज़ करनी चाहिए। दूसरा जो है बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर हम लोग को जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है, ठीक है। और उसके लिए कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है इसके अंदर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए और नीट के लिए और अपने और भी बहुत सारे नाटा वगैरह, ये सारे मतलब अपने पास मोर देन 15 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है कि भाई ये कोर्स करना है तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद बच्चे एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट आने के बाद उनको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए था। अब वो करना चाहिए था लेकिन उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है वो होकर के गया, तो अब आपको पूरा 1 साल अपना वेस्ट करना पड़ेगा अगर वही कोर्स करना है तो अब बच्चे कैसे हैं कि वो कोर्स छोड़ करके कुछ और ट्राई करते कि भाई मुझे 1 साल वेस्ट नहीं करना है ऐसा। तो ये ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से सारे कोर्सेज़, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के सारे कोर्सेज़ जो है एक्सप्लेन एक बार कर देंगे और उसके साथ ये भी बता देंगे कि कौन से कोर्सेज़ कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके लिए देना पड़ता है कोर्सेज़ के हिसाब से, ठीक है। और पोर्ट्रेट कर दो इसको, थोड़ा पीछे ले ले शकील भाई, आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, लैंडस्केप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि करियर होता क्या है, ठीक है। अगर हम लोग एक करियर के बारे में सोचते हैं तो करियर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको वो ज़िंदगी भर करना है। अब लोगों को बहुत आसान लगता है कि भाई आप करियर स्विच कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें होती नहीं है। तो इतना दिमाग में आप लेकर के चलो कि आपको लाइफ टाइम जो चीज़ करनी है, आपको ये आने वाले 5 साल यानी 2 साल तुम्हारा 11th-12th और उसके बाद ग्रेजुएशन, ये जो 5 साल आप पढ़ाई करने वाले हो वो पूरी लाइफ आपको उसी के बारे में काम करना है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, करियर। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। ये कोई ऐसे छोटा मोटा कोर्स नहीं होता है कि भाई हमने जो है हमको 2 दिन 3 दिन किए, हमको मज़ा नहीं आया, अब हमको कुछ और करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है ये, बस इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमको ये सोच करके चलना चाहिए कि भाई ये जो करियर है ना, ये हमारी अब बची हुई जितनी भी लाइफ आने वाली है, 23-24 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका जितना भी लाइफ स्पैन है आपको जो करना है वो इसी बेस पे करना पड़ेगा। तो जो आप आज और कल में डिसाइड करने वाले हो वो आपका फुल लाइफ टाइम वही रहने वाला है कि भाई आपको वही सारी चीज़ों में काम करना है और उसी पे स्टिक रहना है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है आप वही काम कर सकते हो। कल को मैं इंजीनियर बन जाऊँ और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं जाकर के किसी को सुई लगाऊँ, मुझे सुई लगाने मज़ा आ रहा है, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को उसका कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कन्फ्यूजन पे। तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि कौन सी फील्ड चूज़ करना है हमको, ठीक है। और फील्ड जो है ना, बहुत कॉमन हमारे यहाँ पर ये मिस्टेक है कि भाई आपको 70+ आया हुआ है तो आप साइंस ही लोगे, ठीक है। आपको 50 से 70 के बीच में आया हुआ है तो आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो, और 50 से कम आया हुआ है तो आप आर्ट्स ले लो। 50 से कम जो भी बच्चे का आया है मतलब उसका लर्निंग एबिलिटी इतना नहीं है कि वो उतनी चीज़ें याद रख करके उसको लिख सके एग्ज़ाम में। आर्ट्स इज़ टोटली प्योरली डिपेंडेंट ऑन आप कितनी चीज़ों को याद रख सकते हो। उसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर होता है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉल साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको एक एक पेज, 1.5 पेज के आंसर लिखने होते हैं। हिस्ट्री यानी आप समझ रहे हैं, हिस्ट्री यानी आपको पूरे डेट्स, उनके नाम, उनकी जगह, उसने क्या किया, वो सब याद रखना है। उसके अंदर आपने कुछ भी हेर फेर किए, कुछ भी, मतलब आपने स्टार्टिंग में नाम कुछ और लिख दिया और कहानी किसी और की लिख दी है, पूरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आर्ट्स में ऐसे लोगों को हम नहीं डाल सकते जिनका मेमोरी पावर इतना लो है कि उनका 50% आया हुआ है, ठीक है। और आर्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि भाई छोटा मोटा कोई पढ़ाई है, जिसको पढ़ाई नहीं करनी होती वो आर्ट्स से लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आर्ट्स से मतलब अगर इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट अगर आप कोई भी देखेंगे जो कि एक IAS ऑफिसर होता है, वो जितने भी होंगे उसमें से 90% लोग आते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से।
क्योंकि यूपीएससी में भी जो उनको एग्जामिनेशंस लिखने होते हैं, उनका प्रीलिम पेपर लिखना होता है, वो सारे पेपर्स जो है वो सारे पेपर्स डिपेंड होते हैं आर्ट्स पे, और आर्ट्स वालों को ही इतनी आदत होती है कि भर भर के चीज़ें लिखो। तो आर्ट्स ऐसी कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है कि भाई हम 50-60% वालों को करवा दें, ठीक है। तो इस चीज़ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप जब वो चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमको जो है साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे, हमको सोशल स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम आर्ट्स चूज़ करेंगे। कहाँ गई जैनब उसका एग्जाम्पल कि भाई मुझे आर्ट्स लेना चाहिए क्योंकि मेरे एसएस में अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं सीए बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। ये तो मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है आपका कि आप आगे जाकर के क्या करोगे, क्योंकि हमारे एसएससी के महाराष्ट्र के 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल है वो 11-12 से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। ये चीज़ को आप एकदम ध्यान से दिमाग में बिठा करके रखो कि आप एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आप 10th स्टैंडर्ड तक 10वां स्टेप चढ़ चुके हो, लेकिन अब आपको 11th में जाना है ना, तो वो एक स्टेप की बात नहीं है, वो सीधा 2 स्टेप है, और फिर वो 11th के बाद 12 जो है ना वो सीधा 4 स्टेप है। तो आपको किसी भी तरीके से ऑल इंडिया लेवल पे लाने के लिए वो 10वीं तक तो ऐसी पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन 11th-12th की जो पढ़ाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो। अब कॉमर्स भी ऐसा सब्जेक्ट है कि कॉमर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें टोटली न्यू हैं आपके लिए। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, बुक कीपिंग जैसे अकाउंट्स उसी को बोलते हैं, एसपी हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये टोटली आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इस बारे में। हमको अकाउंट्स और ये सारी चीज़ के नाम पे अलजेब्रा में सिर्फ एक चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके अलावा हमने कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है आज तक, ना हमने सीखा है ना हमको किसी ने आज तक कॉमर्स के बारे में बताया है। लेकिन साइंस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है। हमारे पास साइंस 1 में फिज़िक्स केमिस्ट्री था, साइंस 2 में हमारा बायो और एनवायरनमेंट था, ये सारी चीज़ें ही साइंस में आगे बढ़ने वाली है, कुछ भी न्यू नहीं आने वाला है। आर्ट्स में भी सिर्फ हमारे पास हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉल साइंस, जो हमने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, और कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो टोटली न्यू चीज़ें आने वाली हैं, अब हमको उसके बारे में पता ही नहीं है। हम अगर इस बेसिस पे चूज़ करें कि भाई हमारा किस सब्जेक्ट में मार्क्स आया है या फिर इसमें इतना पढ़ना पड़ता है, इसमें पढ़ना नहीं पड़ता है तो ये ले लो, ऐसा, तो हम उस बेस पे चूज़ नहीं कर सकते हमारा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। तो हमको कुछ ना कुछ 2 साल आगे विज़न रखना ही पड़ेगा कि अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो मुझे 2 साल बाद क्या करना है, कॉमर्स लेता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, और साइंस लेता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करियर सबसे पहले तो देखिए साइंस का है, साइंस में हम लोग को है ना 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक PCM का ऑप्शन रहता है यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और दूसरा होता है PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। अब बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि पहले साल में हमको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं ताकि आप एक्सप्लोर कर लो कि आपको स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बायो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपको ज़बरदस्ती 1 साल पढ़ाते हैं ताकि आपको पता चले कि आप हो सकता है कुछ और इंटेंशन से बायो ना ले रहे हो और बायो ही आपको सबसे ईजी पड़ रहा है पढ़ने के बाद, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हार्ड लग रहे हैं लेकिन बायो ईजी लग रहा है। तो आप 12th स्टैंडर्ड में अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो कि भाई मुझे बायो ईजी लग रहा है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको साथ में रखूँगा, आगे जाके हमारे पास ऑप्शंस बढ़ेंगे अगर हम बायो पढ़ते हैं तो, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% तक हम लोग रखते हैं कि भाई अगर 60 प्लस आपका आया है तो आप साइंस चूज़ कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद सारे ड्यूरेशंस जो है ना हमारे कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स सारे 11-12 का ड्यूरेशन 2 साल ही रहता है। कॉमर्स का हम लोग मिनिमम 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं और आर्ट्स का 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप आर्ट्स में जा सकते हो। अब ऐसा भी हमने देखा है कि भाई किसी बच्चों का 50-55% आया है और उन लोगों ने 11-12 में साइंस लिया है, ठीक है। अब ऐसा है कि वो बच्चे या फिर उनका जो मार्क्स है, उनका जो परसेंटेज है, हमने पहले बता दिया कि परसेंटेज पे डिपेंड नहीं होता है। आपने 55 लिया है लेकिन अगर आप 11-12 में सीरियसली पढ़ाई करते हो तो आपके 10वीं के 55% मार्क्स कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप 11-12 में 70 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, ऐसा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि 90, 85, 86% आने के बाद
साइंस लेने के बाद उनका परसेंटेज सीधा हाफ पे स्लैश हो गया, सीधा 40, 42, 43% उनका आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज डिसाइड नहीं करता है कि आप आगे चल के कितना अच्छा पढ़ने वाले हो, वो आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं कितना फोकस्ड हूँ 11th-12th में और मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ वो मार्क्स लाने के लिए। अभी हमारा जो HSC का टॉपर है उसका 10th स्टैंडर्ड में 91 आया था और उसका 12th स्टैंडर्ड में 89 आया है, मतलब वो ऑलमोस्ट अपना लेवल जो है 3 साल तक उसने मेंटेन करके रखा है कि कहीं पे भी मेरे मार्क्स जो है ना गिर नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरीके का डेडिकेशन चाहिए होता है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो भी देखा होगा तो स्टार्टिंग में 3 घंटा 4 घंटे से लेकर के एंड टू एंड उसने 8-8 घंटे पढ़ाई किया है। दैट्स ट्रू, आपको उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आप चाहे आर्ट्स लो, साइंस लो या कॉमर्स लो, आपको उतना पढ़ना ही पड़ेगा अगर उस तरीके के मार्क्स लाने हैं तो। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि भाई मुझे 60-70% आया है, मैं खुश हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो फिर वो डेफिनेटली आपको 11th स्टैंडर्ड में दिखेगा कि वो सीधा 10 से 15% कम होने वाला है और 12th स्टैंडर्ड में और 5-6% और नीचे गिरेगा, मतलब आप सीधा 50 पे आ जाओगे, वो चीज़ है। तो आपको जो अपना डेडिकेशन लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। कोर्सेज़ की बात करते हैं, अभी डायरेक्ट साइंस पे आते हैं। सबसे पहले वोकेशनल कोर्सेज़ रह गया। वोकेशनल कोर्सेज़ वो कोर्सेज़ होते हैं कि आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स नहीं करना है, ठीक है, आपको सीधा 10th स्टैंडर्ड के बाद कोई डिप्लोमा करना है या फिर कोई दूसरा कोर्स करना है, तो उसको वोकेशनल कोर्सेज़ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं ना, इसको हम लोग एक नॉन यू टर्न कोर्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई यू टर्न नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ किसी मैकेनिकल फील्ड में। अब मैंने 1 साल पढ़ लिया, 2 साल पढ़ लिया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है मैकेनिकल फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब ये है कि आपको वापस से अपने 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट पे आना पड़ेगा, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स या साइंस जो भी है उसमें कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको वो 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डिप्लोमा के बेस्ड पे जो आपने पढ़ाई की है सिर्फ़ और सिर्फ वही कर सकते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जब तक आप 11th-12th करते हो आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। 2 साल पहले जो है आपने कॉमर्स लिया था कि भाई मुझे CA बनना है, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद अब आपको मन कर रहा है कि नहीं मेरे से CA नहीं होगा, मेरे को CA नहीं करने का है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर 10th स्टैंडर्ड के बाद आप कोई भी वोकेशनल कोर्स करते हो तो आपका उसके अंदर 100% श्योर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर आपको 2 साल बाद मन करे कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको उसी चीज़ में आगे बढ़ना पड़ेगा, वैसा है, देयर इज़ नो यू टर्न फॉर दैट, ठीक है। तो ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे कोर्सेज है ना वो 2 साल के ही होते हैं। 2 कोर्सेज हमने इसके अंदर निकाल के रखे हैं, एक है ITI और एक है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। ITI जो होता है जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में रिक्वायरमेंट होता है एक सुपरवाइज़र का, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें बन रही हैं, बेंचेस बन रहे हैं या कुछ भी बन रहा है, रॉ मटेरियल्स वहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो उनका जो मैनेजर होता है वो सारी चीज़ें जो है मैनेज करता है, वो ITI का कोर्स है। और दूसरा जो है पॉलीटेक्निक, जैसे डिप्लोमा वगैरह हो गया इन इंजीनियरिंग, उसके अंदर मैकेनिकल में कर लिए, ऑटोमोबाइल, IT हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है 3 इयर्स का हमारा कोर्स होता है। डिप्लोमा के बाद अगर हम चाहें तो उसके बाद हम इंजीनियरिंग में बैचलर्स भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का बैचलर कोर्स होता है 4 साल का, अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड की 2 साल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की 4 साल, टोटल 6 साल हो गया। अगर आप डिप्लोमा करोगे तो डिप्लोमा 3 साल का है और इंजीनियरिंग जो है फिर वापस से 3 साल का हो जाता है। आपको फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो, तो सेकेंड ईयर में लोगे तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, तो इंजीनियरिंग 3 साल का और डिप्लोमा 3 साल का। तो अगर आपको फिक्स है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, ठीक है, और फील्ड भी आपकी फ़िक्स है कि मुझे यही फील्ड में करना है, तो आप जो है डिप्लोमा कर सकते हो और फिर डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। 11th-12th इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग का वैल्यू और डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग का वैल्यू, उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि आप 6 साल से अपना ही एक ही जो है सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, तो आपको उसमें नॉलेज, आपका उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लेकिन आप जो सिर्फ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करोगे उसमें सिर्फ आपने 4 साल पढ़ा है, तो 4 साल का और 6 साल का जो कंपैरिजन है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन बेटर इंजीनियर है। तो अगर आपको फिक्स है कि भाई मुझे ये वाली इंजीनियरिंग ही करना है, तो आप उसी में डिप्लोमा करके उसी के अंदर जो है बैचलर्स कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपका फ़िक्स है। अगर आपका फ़िक्स नहीं है
तो वापस से वही बात आ जाती है कि 1 साल 2 साल 3 साल करने के बाद हम फील्ड चेंज नहीं कर सकते। हमने जो कर लिया है हमको वही करना है। इसमें सबसे बेसिक एग्जाम्पल है कि बच्चे से मैंने पूछा कि भाई आपको क्या करना है, बोले मुझे इंजीनियरिंग करना है। कौन सी? ऑटोमोबाइल। क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ियाँ पसंद है, मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मेरा उससे एक ही सवाल था, बेटा आपको गाड़ियाँ पसंद है तो आप गाड़ियाँ चलाओ, आपको गाड़ियाँ बनानी क्यों है ना? सिंपल सा है ना। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं वो चीज़ करूँगा, मैं वो चीज़ बनाऊँगा थोड़ी। मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है तो मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा, मैं फ़ुटबॉल बनाऊँगा थोड़ी। मुझे ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ पसंद है तो मैं गाड़ियाँ चलाऊँगा, मैं उसको रिपेयर थोड़ी करूँगा। ठीक है, तो रिपेयरिंग में, डिज़ाइनिंग में बहुत फ़र्क है और गाड़ियाँ पसंद होने में बहुत फ़र्क है। हमको पसंद होती है गाड़ियाँ जो बाहर से दिखती है वो, उसके जो अंदर मैकेनिज़्म है उसको समझने के लिए हमको 4 साल 3 साल पढ़ाई करनी पड़ती है उसके बारे में, फिर बाद में समझ में आता है कि भाई गाड़ियाँ दूर से ही अच्छी लगती है, ऐसा है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई मुझे गाड़ियाँ पसंद है तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद जो साइंस के कोर्सेज़ है ये हम लोग ने निकाल के रखे हैं। सबसे पहले जो इंजीनियरिंग कोर्स है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स और बच्चों को नहीं पता होता है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा होता है। 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। एक होता है JEE, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा। दूसरा MHT-CT होता है। JEE सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIT। ठीक है, IIT जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट है, गुजरात यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट है, वैसे IIT ऑल ओवर इंडिया एक इंस्टीट्यूट है, उसके अलग अलग जगह पे कॉलेजेस है। ठीक है, IIT मतलब IT नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, IIT उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने अपना नाम रखा है IIT। उसके अंदर उनकी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो है JEE, जो ऑल ओवर इंडिया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो टॉप 5 हार्ड एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आता है JEE और नीट। फिर UPSC वगैरह भी आता है, लेकिन JEE और नीट जो है टॉप 5 डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस में से है इंडिया के। ठीक है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको JEE देना पड़ेगा। JEE देने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया जितने लाख बच्चों ने JEE दिया है उतने लाख बच्चों में आपकी रैंकिंग होती है कि ऑल ओवर इंडिया आपका रैंक कितना है, 50,000, 30,000, 35,000, 2,000, 1,000, या आप फर्स्ट आए हो ऑल ओवर इंडिया, इसको हम लोग बोलते हैं AIR। ठीक है, AIR1 आपने देखा होगा, बसेस पे भी रहता है AIR1, तो वो ऑल इंडिया रैंकिंग का शॉर्ट फॉर्म है AIR। तो ऑल इंडिया रैंकिंग यानी पूरे इंडिया में आपका कौन सा रैंक आया है। अगर आप उसके अंदर टॉप 2000, टॉप 250, 2500 में आ रहे हो तो आपको ये होता है कि आप चूज़ करो आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। इसके अंदर मारामारी इसलिए है बहुत ज़्यादा क्योंकि आज तक ये था कि जो भी पर्सन IIT से इंजीनियरिंग कर रहा है उनके 4 साल के बाद उनको सीधा सीधा जो प्लेसमेंट मिलती है वो एक तो कॉलेज से मिलती है, उनको कहीं घूमने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, उनके जो पैकेजेस होते हैं वो सीधा सीधा ऐसे होते हैं कि भाई 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 35 लाख, 20 लाख, ऐसे ऐसे के पैकेजेस रहते हैं। पूरे साल की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, एनुअल पैकेजेस। ठीक है, मतलब 30-35 लाख जो है आप स्टार्टिंग में ही कमाना स्टार्ट कर रहे हो। उनका जो लेवल है उनकी पढ़ाई का वो ऐसा है। और ये जितनी भी कंपनीज़ होती हैं सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो हायर करती हैं। लेकिन पिछले 2 साल का जो IIT का डेटा है वो ये है कि 8,000 बच्चे IIT के 5 लाख 6 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं होल ईयर। 6 लाख रुपए की जॉब का मतलब ये होता है आप 50,000 रुपया महीना कमा रहे हो। ठीक है, और उसके अंदर जो पैसा खर्चा होता है JEE के एग्जामिनेशंस में, उसकी तैयारी में, और फिर उनकी फ़ीस जो है IIT वालों की, उसमें इतना पैसा चले जाता है कि आप 6 लाख रुपए अगर साल का कमा रहे हो तो 3 से 4 साल आपको सिर्फ आपने जितना पैसा डाला है अपने एजुकेशन में वो वापस कमाने में लग जाएगा। तो इसीलिए अगर आप 50-60 लाख रुपीज़ पर एनम कमा रहे हो तो वो आपके लिए बेटर है। लेकिन अभी जो है 2 साल का डेटा IIT का आप बहुत ख़राब है, आप गूगल करेंगे आपको सारी चीज़ें मिलेगी कि IIT का 2 साल का डेटा क्या है रिक्रूटमेंट का, कि बच्चों ने जो इंजीनियरिंग पास की उनको कितने जॉब्स मिले और कितने जॉब्स नहीं मिले। और टॉप
कितने की जॉब मिली है और बाकी जो एवरेज बच्चे हैं वो कितने में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरनेट पे हमको सर्च करनी पड़ेगी कुछ भी सुनने सुनाने से पहले। आप किसी का सुन लो कि भाई हमारे रिश्तेदार ने ये किया था आप भी वही कर लो, तो नहीं हो सकता है आपके रिश्तेदार के लिए वो चीज़ काम की, आपके लिए वो काम ना करे। ठीक है, तो हमको पूरे डेटा और सारी चीज़ें एनालाइज करके ही चूज़ करना पड़ेगा कि भाई 4 साल बाद 5 साल बाद जब हमारा ये पढ़ाई करके हो जाएगा तब इस चीज़ की डिमांड उसके अंदर होगी कि नहीं। अगर आपको कोई नॉर्मल कॉलेजेस करनी है, नॉर्मल कॉलेजेस जैसे मैं आपको नाम लूँ, नेशनल्स हो गए, साबू सिद्दीक हो गया, थाड़ोमल हो गया, ये सब बड़े बड़े कॉलेजेस है। ठीक है, इंडिया में इनका अच्छा खासा रैंकिंग आता है ये कॉलेजेस का, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। इनको JEE से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके भी आप ये इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि हमारे बच्चे ने JEE नहीं दिया अब वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप MST CT भी देंगे तो महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी कॉलेजेस हैं आप सब जगह एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर बायो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जामिनेशन देना होता है, बायो से कोई लेना देना नहीं है इंजीनियरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो है वो हमारे यहाँ पे 5 साल का कोर्स है। ठीक है, 5 साल का कोर्स है, अभी 4 साल का भी हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि भाई ये कोर्स बहुत अच्छा खासा लंबा कोर्स है और साइंस से ही हो रहा है और कॉमर्स से भी अभी कुछ कॉलेजेस हैं जो कॉमर्स से भी ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस आपको लेना पड़ेगा अगर आपको आर्किटेक्चर करना है तो। ठीक है, उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस यानी जो भी आर्मी वगैरह कोर्सेज़ हो गए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें भी एक अच्छा पोस्ट अगर जाना है तो आपको साइंस से जाना पड़ेगा। याद रखिए आप डिफेंस में जो है ना कॉमर्स वगैरह से नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, वो रिक्वायरमेंट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप एक अच्छे खासे हायर लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे आप डिफेंस में बैठ सकते हो। नॉट ओनली फॉर बॉयज़ बल्कि गर्ल्स के लिए भी। ऐसा होता है कि भाई डिफेंस सिस्टम में जो है सिर्फ बॉयज़ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्मी और जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो गर्ल्स को ज़्यादा वो लोग अप्रोच कर रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर उनकी भी ज़रूरत होती है उस लेवल पर, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेडिकल। मेडिकल लाइन में यानी डॉक्टर लाइन में अब आपको कोई भी डॉक्टर बनना हो, चाहे वो MBBS हो, BUMS हो, BHMS हो या BAMS हो, ये 4 कोर्सेज़ होते हैं मेडिकल लाइन में। ये मेडिकल लाइन में आपको जो भी कोर्स करना है आपको नीट देना पड़ेगा। हमारे पास इंजीनियरिंग जैसा इसके साथ ऑप्शन नहीं है। नीट हमारा ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बच्चे जो है नीट का एग्जामिनेशन देते हैं और उसका भी जो रैंकिंग होता है वो ऑल ओवर इंडिया ही रैंकिंग होता है और उसका जो है कट ऑफ होता है कि भाई 720 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपका 550 प्लस आता है तो आप MBBS कर सकते हो एक अच्छी खासी गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसके अंदर फ़ीस हार्डली 1 से 1.5 लाख रुपया होती है। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो ऑल ओवर आपके 5 साल का जो कोर्स होगा, 5 साल का आपका MBBS का जो कोर्स होगा, उसकी फ़ीस ऑल अराउंड 2 करोड़ के आसपास जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज की तारीख में अगर आप कोई भी MBBS बन करके आज या कल में निकला है, आप उससे पूछिए कि वो जॉब कहाँ कर रहा है और उसकी सैलरी कितनी है। 45 से 65 से ज़्यादा नहीं बोलेगा वो। दिस इज़ द रेंज ऑफ अ MBBS डॉक्टर अगर वो जॉब कर रहा है तो 45,000 से 65,000। अगर आप 2 करोड़ रुपया 5 साल का दे रहे हैं और आपको 45 से 65,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है पर मंथ, तो आप घर पे जाके कैलकुलेट करिए कि आपने जो 2 करोड़ रुपया डाला है वो 2 करोड़ रुपया रीगेन करने में आपको कितना टाइम लगेगा। उसके ऊपर से अगर आपके पास 2 करोड़ नहीं है, आपकी ज़िद है कि मुझे MBBS करना ही है, तो बहुत इजी वे है कि आपको स्टूडेंट लोन मिलने लगेगा। स्टूडेंट लोन्स बहुत कम मिलते थे इससे पहले, लेकिन ये एक वेस्टर्न तरीका है क्योंकि वेस्टर्न अमेरिका, US वगैरह में पढ़ाई बहुत महंगी रहती है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है पढ़ाई नहीं करते थे। तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स लोन देंगे 7% पे, जो सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पर इंडिया में। 7% पे हम उनको लोन देना स्टार्ट करेंगे। तो 2 करोड़ रुपया या अगर 1 करोड़ रुपया आप लोन ले रहे हैं तो पर एनम आप 7 लाख रुपया जो है सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा क्राइटेरिया है। और जैसे जैसे आप अपना डिग्री कम करते रहोगे, जैसे आपको MBBS में नहीं, चलो MBBS में 2 करोड़ खर्च हो रहा है, नहीं MBBS नहीं करना है, BAMS करना है,
तो BA MS पे आ जाओगे आप तो वही है कि भाई 25-30 लाख रुपया खर्चा। फिर उसके बाद और नीचे नीचे ये सारे कोर्सेज 20 से 30 लैक्स के बीच में ही रहते हैं। और यहाँ पर मुंबई में इनका एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मुंबई में ऐसा है कि भाई कोई अगर 30 देने को तैयार है तो कोई 35 देने को भी तैयार है। उनका यह है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे हमारा बच्चा घर पे तो आएगा, है ना, तो 5 लाख रुपया ज़्यादा दे दो लेकिन मुंबई में ही एडमिशन लो, ठीक है। कुछ 5 लाख बचाने के लिए औरंगाबाद, नागपुर वगैरह, नासिक वगैरह ये साइड में भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर डालते हैं। तो आपका 25 से 35 लाख का खर्चा आ ही जाता है पूरे 5 साल के कोर्स का, ठीक है। और एट दी एंड सारे डॉक्टर्स जो है 90% ऑफ द डॉक्टर्स जो है, चाहे उन्होंने कोई भी कोर्स किया हो, वो एट दी एंड क्लिनिक में जब बैठते हैं तो वो एलोपैथी ही दवा देते हैं। चाहे वो आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, चाहे वो यूनानी का डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथी का डॉक्टर हो, सारे लोग आप देखिए लोधा रोड से लेकर के आप नरेंद्र पार्क चले जाइए, आपको MBBS मुश्किल से एक मिलेगा। बाकी सारे BAMS, BUMS, BHMS है, लेकिन दवाई सारी उन लोग एलोपैथी ही लिखते हैं, ठीक है। तो बस उनको ये चाहिए कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, बाकी बाद में मैं देख लूँगा क्या लिखने का है क्या नहीं, बाकी पेशेंट को क्या देने का है वो सब हम संभाल लेंगे, बस डॉक्टर लग जाए हमारे नाम के आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक चल रही है तब तक चल रही है। किसी ने इसकी रस्सी अगर खींच लिया तो ये सारी चीज़ें एक दिन बंद हो जाएगी, क्योंकि अलाउड नहीं होता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि आयुर्वेदिक वगैरह जो वो डॉक्टर्स होते हैं उनको पूरे पूरे कोर्स में कभी उनको सुई तक नहीं पकड़ाई जाती। उनके कोर्स में ये सारी चीज़ें, ऐसे बोलूँ कि मैं ये हराम है कि खून निकले आपके पेशेंट का, तो उनको पूरे कोर्सेज़ में सिखाया नहीं जाता है कि आप किसी को सुई लगाओ। लेकिन यहाँ पे धनाधन सुई लगा रहे होते हैं, बेटा बुखार है कोई बात नहीं लेट जाओ कुछ भी है लेट जाओ, सुई लगा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अलाउड नहीं होती, लेकिन हो रहा है, इंडिया है, कुछ भी होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है फार्मेसी का जो एग्जामिनेशन होता है, जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट्स जो है मेन होते हैं। अगर बायो है तो अच्छी बात है, अगर आपने बायो नहीं किया है, PCM किया है और अब आपको मन कर रहा है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है लेकिन मैंने बायो छोड़ दिया हूँ, तो आप जो है फार्मेसी भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर मैथ्स है तो भी अच्छा है, अगर बायो है तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात है, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स होता है। इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, MHT CET, बस वही देना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर आपको जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दूसरी जगह बेंगलोर वगैरह से करते हैं, तो वो सारी जगहों पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है। लेकिन अगर आपको महाराष्ट्र से करना है तो MHT CET फार्मेसी के लिए कंपलसरी है, 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ये एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है आज की तारीख में। आप देख रहे होंगे कि जितने भी ब्लड्स वगैरह चेक करते हैं और वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, एक्सरे वगैरह लेते हैं, तो उनको भी वो चीज़ का नॉलेज होता है भी कि आपका रिपोर्ट जो है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ों की पढ़ाई की होती है तब जा कर के, तो वो पढ़ाई को जो है हम लोग नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बोलते हैं। नर्सिंग इन द सेंस आपको जो है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े नर्स होते हैं, अगर आप कहीं को किसी को देखने गए होंगे जो एडमिट है, तो डॉक्टर्स बहुत कम काम करते हैं। जो ज़्यादातर काम करते हैं वो सारे नर्सेज ही काम करते हैं कि भाई इनको IV लगाना है, इनका IV निकालना है, ये सारी चीज़ें सब नर्सेज करते हैं। तो वो उनकी जो पढ़ाई होती है उसको नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बोलते हैं, ठीक है। उसका जो है क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो स्टेट लेवल का होता है। स्टेट लेवल पे जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, यानी जैसे MHT CET हमारे यहाँ पे होता है, तो उसके लिए उसका वो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसके 2 क्राइटेरियाज़ है, एक 4 साल का होता है यानी आप उसके अंदर डिग्री कर रहे हो, एक 2 साल का होता है यानी आप उसके अंदर डिप्लोमा कर रहे हो। दोनों चीज़ें करके आप जो है अपनी जॉब जो है स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, लेकिन कनाडा वगैरह जैसे कंट्रीज़ में ये सब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आप ये सारी कोर्सेज़ करते हो तो आपको बाहर गांव जाना है तो आप वहाँ पे भी जा कर के ये सारे कोर्सेज़ में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वो चीज़, ठीक है। एग्रीकल्चर, तो ये जो है ना, एग्रीकल्चर आज की तारीख में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैंड जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो फार्मिंग लैंड्स जो है ना कम होते जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये जो एग्रीकल्चर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कल को जा कर के हमको धोती पहना देंगे और वो सब बांध करके हमको हल चलाना पड़ रहा है, दैट इज़ नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। जितना आप 1 एकड़ ज़मीन में कोई भी चीज़ उगा सकते हो,
वो आप हमारी 2 शॉप्स मिला करके उतना फूड उतनी जगह में उगा सकते हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वैसी हो गई है। और डबल रेट से आप जो है उगा सकते हो, क्योंकि लाइट्स वैसी आ गई है जो आपके जो खाना बना रही है, अपना जो आपका प्लांट है उसको धूप की ज़रूरत होती है, तो अब धूप की भी ज़रूरत नहीं है, आपने लाइट्स वैसी लगा दी है जिसकी मदद से वो जो है सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये जो ओल्ड फार्मर्स हैं ये इनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन जो अब इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो इससे लाखों रुपया कमा रहे हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप स्टार बाज़ार या फिर बिग बाज़ार जहाँ पर भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, आप वहाँ जाइए। एक फ्रूट होता है, एक जो पालक, जैसे पालक का एग्जांपल लेते हैं, पालक बाहर पड़ी हुई है, ठीक है, बड़े बड़े पत्तों वाली पालक पड़ी हुई है, वो 20 रुपये की मिल रही है, ठीक है। एक पालक है जो मस्त एकदम प्लास्टिक में पैक करके फ्रीज के पास रखी हुई है, वो मिल रही है आपको 35-40 रुपीज़ की, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो ये भी पालक है, उस पर भी पालक ही लिखा रहेगा। तो इसमें फ़र्क क्या है, ये जो पालक है ना ये हमारे खेत की पालक है, और ये जो पालक है ना ये हमारी ऑर्गेनिक पालक है, ठीक है। तो इसका जो रेट है, इसका जो टेस्ट है, इसका जो क्रंच है, ऐसा आप उसको ऐसा तोड़ोगे तो ऐसी चर चर आवाज़ आएगी, और ये एकदम सूखा एकदम नरम नरम सा पत्ता रहता है ऐसा। तो दोनों के न्यूट्रिशन में भी बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो जिनको वो चीज़ पता है तो वो 20 रुपये वाला पालक खरीदते ही नहीं, वो 35 वाला ही पालक खरीदते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता होता है ऐसा क्या है 35 रुपये का पागल है क्या, तो वो 20 वाला ही पालक 2 ले, बोले इतने में तो 2 आ जाएगा। हमारी मम्मी तो यही सोचती है ना, उनको इकोनॉमी चलानी है घर की, तो वो तो यही सोचेंगे कि भाई इतने में तो 2 आ जाएगा। उनकी भी सोच गलत नहीं है, अगर आप उनको बताओ कि इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है इसके और इसके, तो आपको उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये नहीं लेना चाहिए और यही लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तब जा कर के उसके अंदर आप एडवांस पढ़ाई कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें फार्मर्स को हेल्प कर सकते हो, या फिर आप अपना कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉमर्स की फील्ड पे। कॉमर्स के करियर्स में हम लोग देखेंगे अगर, तो सबसे टॉप करियर जो है ना वो सीए है, ठीक है। सबसे वाइट कॉलर जो पढ़ाई होती है कॉमर्स की वो होती है सीए। अगर कोई कॉमर्स फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो सीए कमा रहे हैं, ठीक है। सीए के लिए पास एचएससी पास होना ज़रूरी है। इसका फाउंडेशन कोर्स होता है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स कैसा होता है ना, इसकी हर एक साल की अलग अलग तरीके से पढ़ाई होती है। 6 महीना आप फाउंडेशन पढ़ाई कर रहे हो, उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आप पास हो गए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। नेक्स्ट लेवल पे आपको एक कोर्स मिलेगा, आप उसको पढ़ाई कर रहे हो और फिर उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, और फिर उसके बाद आपने सेकंड लेवल भी क्लियर कर दिया। तो ऐसे है ना 4 से 5 लेवल्स होते हैं। वो 4 से 5 लेवल्स क्लियर करने के बाद आपका सीए का कोर्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। अगर आप कोई भी सीए को अपना रिज़ल्ट चेक करते हुए वीडियोस बनाते हैं वो लोग, वो अगर आप देख लोगे, ठीक है, तो वो जिस हिसाब से एक्साइटेड होते हैं ना अपना रिज़ल्ट देखने के बाद, उससे आप पता लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उतना रिज़ल्ट लाने के लिए, ठीक है। तो ये उस तरीके का कोर्स है। 3 इयर्स का ही अपना कोर्स होता है, उसके बाद आप सीए बन जाते हो। सीए का जॉब ये होता है कि भाई आप फाइनेंशियली किसी के एडवाइज़र बन जाते हो, किसी को भी कुछ भी फाइनेंशियली एडवाइस लेना है, जैसे कि सर मेरे को गाड़ी ख़रीदनी है, कौन सी गाड़ी ख़रीदूँ जो मुझे आईटीआई क्लेम हो जाएगा, इनकम टैक्स वाले मेरे को पकड़ेंगे नहीं, बोलेंगे 50 लाख की गाड़ी तूने लिया कैसे, तेरे तो इनकम ही 50,000 रुपया है ना। तो ये सारे फाइनेंशियल एडवाइसेस देने का काम किसका होता है, सीए का, क्योंकि वो ऊपर नीचे हर चीज़ जानता होता है कि भाई ये सिस्टम किस तरीके से वर्क हो रहा है, और वो आपको किस तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी इलीगल चीज़ पैसे के मामले में उस पर कैसे बचा सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपनी सेक्रेटरी। सीए के नीचे वाला बंदा होता है ये सीएस, ये सारी चीज़ें करता है। जैसे हमारा बिल्डिंग चल रहा है, हमारी बिल्डिंग में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, बिल्डिंग वाले पैसा खा तो नहीं जा रहे कहीं मेंटेनेंस का, ये सारी चीज़ें जो है वो ये लोग देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सीएमए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, तो सीएमए का कोर्स ये करता है कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कॉस्ट मैनेजमेंट हैंडल करके देते हो। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन वो प्रॉफिट आप पानी की तरह पैसे में बहा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आपकी कंपनी में पैसा बचेगा ही नहीं, आप चाहे कितना ही पैसा कमा लो। तो ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, इनकी रिक्वायरमेंट बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज़ में होती है, क्योंकि पैसा उतने लेवल पे आ रहा होता है कि उनके पैसे को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक दूसरा कोर्स है सीएमए। उसके बाद बैचलर्स की जो डिग्री आती है, जैसे बीकॉम, बीबीए और बीएमएस, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स के बाद, वो हो गया। और उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर का जो कोर्स है वो कॉमर्स के बाद एडेड है, ठीक है।
कॉमर्स के बाद ये 3 साल का कोर्स होता है, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बहुत अच्छी कॉलेज में चाहिए कि भाई ये टॉप कॉलेज है, महाराष्ट्र का सबसे नंबर 1 कॉलेज है ये, ठीक है, और उसके अंदर आपको देना है, तो उनका वो कॉलेज का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे आप कोई बड़ी स्कूल में जाते हो तो वो लोग बोलते हैं ना कि हम आपका पहले इंटरव्यू लेंगे, तो ये आपका उसी तरीके से एक इंटरव्यू होता है। वो आपका बेस्ड रहता है आपके 10th 11th 12th के नॉलेज पे, आपका एक वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे वो आपका, और फिर उसके बाद आपको वो कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। मतलब आपको अगर टॉप कॉलेजेस में पढ़ना है तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ेगा, और अगर आपको ऐसे कोई भी नॉर्मल कॉलेजेस में करना है, जैसे अपने यहाँ पे बोरीवली में है और भी बहुत सारी कॉलेजेस है उस लाइन में इंटीरियर्स की, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। आपका 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आया, आप सीधे सीधे जा कर के उनके कॉलेज का फॉर्म भरो और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स जो होता है हमारा 3 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स आते हैं। आर्ट्स में ऐसा है कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस हम लोग का पहले है, फिर उसके बाद डिज़ाइन एंड फैशन। ये जितने भी आर्ट्स के ज़्यादातर करियर्स हैं ना, सब कुछ डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ों से ही रिलेटेड है। दूसरा, लॉ आप जो है कॉमर्स के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें यह है कि ये जो कोर्सेज़ है ना, ये सारे कोर्सेज़ आप कॉमर्स लेने के बाद भी कर सकते हो, ये सारे कोर्सेज़ आप साइंस लेने के बाद भी कर सकते हो। लेकिन जो साइंस के कोर्सेज़ है वो प्योरली साइंस से ही होते हैं, ऐसा है। आपको कभी साइंस 2 साल पढ़ने के बाद मन किया कि भाई मेरे से साइंस तो हो ही नहीं रहा है, 2 साल अम्मी के प्रेशर में पढ़ ली, अब मेरे को नहीं करने का, तो आप कॉमर्स की कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो, आप आर्ट्स की कोई भी फील्ड 13th स्टैंडर्ड में चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स कर रहे हो और कल को आपको मन करेगा कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग करने का है, तो आप पीछे नहीं जा सकते, वैसा है। आप आर्ट्स ले चुके हो और आपको ऐसा मन कर रहा है कि भाई मैं कुछ और करूँ, मेरे को सीए करने का है, आप नहीं कर सकते। लेकिन कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद 11th 12th अगर आपको कोई आर्ट्स का कोर्स करना है तो वो आप चूज़ कर सकते हो, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो साइंस ले लो, ठीक है, क्योंकि 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो कोई दिल में ऐसा वो नहीं रहेगा कि यार अगर वो ले लेता तो आज मैं ये कोर्स कर सकता था, ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी ज़्यादातर है वो ये है, और मैं ये करूँगा कि कॉमर्स लेकर के अगर लॉ करेंगे ना तो वो बेटर है, ठीक है, क्योंकि लॉ है ना 2 तरीके के होते हैं लॉयर्स, एक जो कोर्ट जाता है, ठीक है, और एक जो मतलब जो शॉप्स वगैरह में बैठते हैं और नोटरी वगैरह बनाते हैं वो सारी चीज़ें, तो उनको हल्के में नहीं लेने का, उनको भी बहुत नॉलेज रहता है। लेकिन 2 लॉयर्स होते हैं ऐसे, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लॉयर हो तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। आप लीगल एडवाइज़री के लिए बैठ सकते हो, कोई भी चीज़ जैसे कुछ भी हो रहा है, जैसे मैं अगर जाना चाहता हूँ कि भाई मेरा सो एंड सो केस चल रहा है, मुझे आप एडवाइस करो कि लीगली मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो लॉयर आपको वहाँ पे बैठ करके सारी चीज़ें एडवाइस देता है कि भाई देखो ये चीज़ें होती हैं, और अगर आप कोर्ट जाओगे तो आपका नुकसान है, इससे अच्छा कोर्ट मत जाओ, सेटलमेंट कर लो, ये सारी चीज़ें जो भी हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। तो जो एडवाइजरीज़ होते हैं वो लॉयर्स होते हैं जो कोर्ट नहीं जाते, लेकिन उनको नॉलेज सब कुछ होता है, ठीक है। उनके पास उनका जो है एक नोटपैड होता है, उसके ऊपर स्टैम्प्स होते हैं, सारी चीज़ें लीगली वो एक लॉयर होते हैं, लेकिन बस वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो चीज़ें। दूसरा, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ें अलग अलग है। होटल मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने एक छोटे से छोटा वेटर से लेकर के बड़े से बड़े मैनेजर तक की सारी कोर्सेज़ की पढ़ाई की है, ठीक है, और आप जब उसके अंदर जाते हो होटल मैनेजमेंट के अंदर, तो वो आपको ऑल ओवर इंडिया घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते मतलब घुमाने नहीं लेके जा रहे, ऑल ओवर इंडिया आपको जो है अलग अलग होटल्स में काम करवाते हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके कि किस तरीके के लोग जो है होटल्स में आते हैं और आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है वो टैकल करना पड़ता है। तो आपको वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में लेकर के जा कर के होटल्स में आपको 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स काम करवाते हैं। उसमें हर एक चीज़ आती है, आपको बेड शीट्स बदलनी पड़ेंगी जो आप घर पे बिल्कुल नहीं करते हो, बर्तन धोने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ जा कर के आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ यही नहीं होता है, इसके अंदर जो है ना अलग अलग चम्मचों के अलग अलग नाम, कौन सा चम्मच कौन से खाने के लिए यूज़ हो रहा है, पर्सन ने क्या ऑर्डर किया है तो उसके साथ कौन सा चम्मच जाना चाहिए, ऐसा हर चीज़ कांटे से खा रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाती है। हॉस्पिटैलिटी ये होता है कि जब आप जैसे कोई भी होटल में एंटर करते हो तो एक पर्सन होता है जो आपको ग्रीट कर रहा होता है, ठीक है, आपसे पूछता है आप कितने लोग हो, फिर आपको वो टेबल तक ले करके जाता है, वो आपको पानी पूछता है, फिर वो किसी वेटर को भेजता है कि भाई इनका ऑर्डर लो। तो ये जो आपकी खातिरदारी हो रही है ना, खातिरदारी का मतलब होता है हॉस्पिटैलिटी, तो उसकी अलग से पढ़ाई होती है, ठीक है। अगर आप 5 स्टार 7 स्टार्स होटल में काम कर रहे हो जहाँ पे हमारे
पीएम साहब आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, ये उस बारे में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी थोड़ा सा अलग है, बाकी इनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट 2 साल तक सेम ही होती है। लास्ट ईयर में सारी जाके चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। उसके बाद आर्ट्स से सबसे फेमस कोर्स होता है यूपीएससी। अगर आपको अपने देश को सर्व करना है एक ऑफिसर बन के, अच्छा खासा बड़ा ऑफिसर बन के, आईएएस, आईपीएस या 3 स्टार कोई भी ऑफिसर अगर आपको बनना है, तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़्यादातर महाराष्ट्र से कोई देता नहीं है, और देते भी हैं तो वो राजस्थान वगैरह, कोटा वगैरह जा कर के पढ़ाई करते हैं और वहीं जा कर के देते हैं, क्योंकि वहीं पे उनके बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और डिफेंस वगैरह, पुलिस वगैरह, ये सब की जो पोस्ट होते हैं ना, ये भी पोस्ट होते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमको कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें ही करनी है। अगर आप इस तरफ देखना चाहते हैं तो इस तरफ भी एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं कर रहा है तो उनको किसी ना किसी को तो हायर करना ही है, तो वो किसी को भी हायर कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हालत ख़राब है। लेकिन अगर उनको अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे तो उनको ये लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक वो उस तरफ भी देखना ज़रूरी है कि भाई यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम इजी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो, दिन रात मेहनत करो, तो फिर वो चीज़ें भी करना एक बेटर है। और ये साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँ तो समझिए 20-25% जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है उन लोगों में मुस्लिम्स ज़्यादा है। तो हमको ऐसी ज़रूरत है कि भाई हम उस तरफ का भी सोचें कि अगर उस अथॉरिटी पे हमारे लोग बैठे हैं तो एक हमारे लिए हेल्प हो सकता है, वरना हमारे बारे में कौन सोचने वाला है, वो चीज़ है। क्योंकि वो जो लोग हैं वहाँ पे उनको नॉलेज नहीं है हमारे बारे में, जो हमारे बीच में से उठ के जाता है उन्हीं को नॉलेज होता है कि भाई हम कहाँ से आए हैं और वहाँ पे क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। तो वो बड़े अथॉरिटी पे जा कर के आप वो चीज़ें बदल सकते हो और आपको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं कि अगर वो पीएम को कॉल करे तो पीएम उनका कॉल मिस भी नहीं कर सकता है, इतनी अथॉरिटी होती है उनके पास, वो लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो, ठीक है। और अकोमोडेशंस इतने मिलते हैं कि आपको बंगला मिल रहा है रहने को, आपको सरकारी गाड़ी मिल रही है, आपके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सब फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है, ठीक है। और सैलरी मिल रही है वो अलग, लेकिन आपका जॉब, आपकी जो जिम्मेदारी है वो उतनी ही बड़ी हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये